पिछला दिन कुछ हेडिंग डाले थे ना हम लोग, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। लिखिए तो हेडिंग, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ। तुम लोग का 8 से 9 में क्लास रहता है कहीं क्या? इस थोड़ा क्लास के बाद बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। चलिए देखिए, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे केस 1। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको भी ना थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कीजिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान देंगे इधर, एक बर्तन है और यह बर्तन बंद है। अच्छा आप बताइए, बर्तन यदि ये बंद है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। क्या आपको ये समझ में आया कैसे? बर्तन यदि बंद है तो ये कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसमें एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक कन्वर्ट कर रहा है B प्लस C में, और यह सब गैस है, सब गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल पिन लगाते हैं। पिछला दिन हम इसका चर्चा भी किए थे। यह एक ऐसा बॉल पिन है जिसमें बाहर से अंदर तो गैस आ सकता है, लेकिन अंदर से बाहर गैस नहीं जा सकता है। तो इसमें हम लोग डालेंगे इस बॉल पिन के थ्रू, क्या डालना है? इनर्ट गैस, लाइक आर्गन, नियॉन, या जो भी आप डालें। इनर्ट गैस इसलिए क्योंकि गैस जब इसमें जाएगा तो अंदर के किसी भी कंपोनेंट के साथ किसी भी तरह का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। अब आप एक बात बताइए कि ये रिएक्शन यदि रिवर्सिबल है तो निश्चित है कि इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा के बाद जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, तब आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। किस चीज से? इनर्ट गैस को ऐड करके। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। आप बताएंगे कि यदि आप इसमें इनर्ट गैस डालेंगे तो अंदर का प्रेशर बदलेगा या सेम रहेगा? बोलिए। बदलेगा। क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? ये प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि टोटल प्रेशर बढ़ेगा, हाँ या ना? तो यहां पर यदि हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, यदि ये गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट है, तो हम यहां पर केपी की बात करते हैं। बताइए केपी के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बोलिए यही इक्वेशन में बनेगा। आप हमको ये बताओ कि इस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम पर जितनी मात्रा में ए बी सी बन गया होगा उसकी मात्रा में अब कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, गैस की मात्रा बढ़ घट रही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसमें इनर्ट गैस डालेंगे तो इसके पार्शियल प्रेशर में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका जो अपना प्रेशर पहले था वही प्रेशर बाद में भी होगा। और केपी को ए बी सी के किस प्रेशर से काम है? पार्शियल प्रेशर से या टोटल प्रेशर से? पार्शियल प्रेशर से। तो आप इनर्ट गैस दुनिया भर का इसमें आप डाल ना दीजिए, उसका तीनों का प्रेशर बदलने वाला नहीं है। और जब प्रेशर बदलेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट रह गया, ये कांस्टेंट रह गया, ये कांस्टेंट रह गया, इन तीनों चीजों पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो आपको लगता है कि केपी पर कोई प्रभाव पड़ पाएगा? इसका मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का केमिकल इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
क्लियर है ये? लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वॉल्यूम यदि कांस्टेंट नहीं रहेगा तब फर्क पड़ेगा, अगला केस वही है। तो पहले आप इसको लिखिए, तो उतारिए तो। इसमें बस समझने वाली बात ये थी कि वॉल्यूम, यदि बर्तन स्थिर है, बर्तन का आयतन बढ़ घट नहीं रहा है, तो आप इनर्ट गैस डालेंगे तो टोटल प्रेशर जरूर बदल जाएगा। लेकिन ए बी सी, इस गैस की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं रहा है, बर्तन का वॉल्यूम फिक्स है। तो इसके पार्शियल प्रेशर में किसी तरह का कोई चेंज आएगा ही नहीं। और जब इसके पार्शियल प्रेशर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा तो केपी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम को। ये ना फॉरवर्ड में जाएगा ना ही बैकवर्ड में जाएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर है ये? लिखा है क्या? लिखिए तो। एडिशन ऑफ, सॉरी थोड़ा ये नीचे छोटा हुआ, इसको लिख लीजिए। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एडिशन ऑफ inert gas at constant volume do not disturb the equilibrium system because partial pressure of each component do not change। किसी का पार्शियल प्रेशर बदलेगा ही नहीं तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। मतलब ओवरऑल ये समझ लीजिए कि कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अब इसी में आप कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दीजिए। अभी आप किस चीज को कांस्टेंट किए थे? वॉल्यूम को। अब आप कर दीजिए प्रेशर को कांस्टेंट। इसको हटाएं। इससे पहले कि हम आगे की कंडीशन को यहां पर लिखें, आप एक छोटा सा बात बतलाइए तो। एक बर्तन है, इस बर्तन में दो गैस है, एक गैस है ए और एक गैस है बी। एक आप अपना प्रेशर 1 एटीएम और बी का अपना प्रेशर 2 एटीएम है अभी, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक पिस्टन है और ये ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए कि ये ऊपर भाग गया, तो ऊपर भागेगा तो अंदर में तो गैस अभी भी ए और बी ही है। तो आप ये बताइए कि इसका ए का जो प्रेशर पहले था 1 एटीएम और बी का जो प्रेशर पहले था 2 एटीएम, क्या यही प्रेशर रहेगा या ये बदल जाएगा? ये बदल जाएगा। ये समझ रहे हैं आप? तो इतना कॉमन सेंस आपको आगे के केस को समझने के लिए होना चाहिए। ये जानकारी नहीं रहेगी तो आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वापस आते हैं और कंडीशन बदलते हैं। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा अलग चीज है इससे। हम यहां पर लिखेंगे केस 2 और केस 2 में एट कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं।
अब बताइए यहां पर यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, थोड़ा यहां टेक्निकल पॉइंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि एक रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में, रिवर्सिबल है, और 2-3 घंटा के बाद ये इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, और अब हम इसको करेंगे डिस्टर्ब। कैसे? बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। लेकिन इस दौरान हम ये प्रयास करेंगे कि कांस्टेंट कौन चीज रहे? प्रेशर। तो आप बताइए तो ये प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा? बर्तन यदि बंद रहेगा तो आपको लगता है कि आप इनर्ट गैस डालते जाइएगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए हमको इस बर्तन में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। इस बर्तन में क्या बदलाव करना पड़ेगा? इसको कुछ इस तरह से बढ़ाइए ऊपर, और इसको आप एक पिस्टन का रूप दे दीजिए। ठीक है, अब ये जो पिस्टन का रूप लिया, यहां पर प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। अब ये पिस्टन का रूप ले लिया। आप सोचिए कि हम इनर्ट गैस डालें भी और इसके अंदर का प्रेशर बढ़े भी नहीं, तो इसके लिए तो ये करना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम इनर्ट गैस डालते जाएंगे वैसे वैसे इसको ऊपर करते जाएंगे, तभी ना प्रेशर कांस्टेंट होगा। और अब आप जरा सोचिए कि आप इसको जैसे जैसे ऊपर करते जाइएगा, ए का, बी का, सी का, इस सब के लिए वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और यदि वॉल्यूम बढ़ता गया तो निश्चित है कि इसका अपना पार्शियल प्रेशर घटता चला जाएगा। नहीं घटेगा? इसलिए घटेगा क्योंकि आप इनर्ट गैस डाल रहे हैं, और गैस डालने के बाद भी ओवरऑल प्रेशर पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इस सब का प्रेशर घट रहा है और इनर्ट गैस का प्रेशर बढ़ रहा है। एक घटा दूसरा बढ़ा, तभी ना कांस्टेंट रह गया प्रेशर। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि इस केस में यदि हम इनर्ट गैस का एडिशन करें और प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो यह तभी संभव है जब वॉल्यूम बढ़े, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, और पार्शियल प्रेशर जैसे ही घटा, या यूं कहें कि वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन हमेशा किस तरफ भागना चाहेगा? हायर नंबर ऑफ मोल की तरफ। यही बात मैं पिछला दिन बताए थे। वॉल्यूम ज्यादा तो हायर मोल की तरफ, मतलब कम ज्यादा होने लगेगा, और वॉल्यूम कम करेंगे तो कम की तरफ। तो इस स्थिति में रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। यानी इस केस में रिएक्शन कहां भागेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि इसमें सिर्फ यही होता तो इसका डेल्टा एन क्या हो जाता? 0। फिर इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए डेल्टा एन यदि 0 रहे ना, तो उस रिएक्शन पर प्रेशर का, वॉल्यूम का, टोटल कंसंट्रेशन का, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का, किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो प्रभावित होता ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो इधर नंबर ऑफ मोल्स इधर उधर दोनों तरफ समान ही है, तो वो बिल्कुल स्थिर रहता है और वो डिस्टर्ब ही नहीं होता है। तो यही आपको समझना था। तो इस केस में बताइए हम यहां पर क्या लिख सकते हैं इसके रिगार्डिंग? आपको पूरी बात समझ में आई कि क्या क्या लिखे हम यहां, क्या क्या किए यहां? सुनेंगे। अब यहां पर हम लिख सकते हैं when inert gas is added at constant pressure, sorry, when inert gas is added in equilibrium system at constant pressure, then reaction moves in the direction of higher number of mole due to increase in volume। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट तभी रह पाएगा इनर्ट गैस डालने के बाद जब वॉल्यूम क्या हो? बढ़ गया हो। क्लियर है ये? तो ये डिस्टर्ब करेगा इसको। तो आप लिखे तो केस 2 और ये फोटो बनाइए तो।
तो लिखेंगे इसमें when inert gas is added in equilibrium system, in gaseous equilibrium system, in gaseous equilibrium system, at constant pressure, then volume of equilibrium system increases and reaction moves in the direction of higher number of moles. और आगे एक पॉइंट और लिख लेंगे, इफ डेल्टा एन of a reaction is 0, then it is not disturbed by, कल लिखाए थे लेकिन इसमें एक पॉइंट छूटा हुआ था, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, डिस्टर्ब बाय एडिशन ऑफ inert gas at constant volume and at constant pressure. क्या यही कल लिखाए थे? तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट सिर्फ एक ही केस में पड़ेगा, जब डेल्टा एन का मान 0 नहीं हो और प्रेशर कांस्टेंट हो। अरे यहां इफ होगा, इन लिखा गया है, इफ डेल्टा एन ऑफ ए रिएक्शन बोले थे, इफ ही लिखा गया इन। हो गया लिखा हुआ। तो कितना इफेक्ट हम लोग अभी तक देखे, समझ में आया? सबसे पहला किसका इफेक्ट पढ़े थे? कंसंट्रेशन का, उसके बाद टेम्परेचर का, फिर प्रेशर का, फिर वॉल्यूम का, फिर कैटेलिस्ट का, फिर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का। इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं और किसमें क्या हुआ, कहां पर कैलकुलेशन होगा, कहां पर नहीं होगा, ये सब बात आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। बस एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ एक ही केस में डिस्टर्ब होता है। किस केस में? टेम्परेचर के केस में। बाद बाकी किसी भी केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे होकर रेशियो फिर वही देता है जो पहले था, बस कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको चेंज करें। चेंज क्या करेंगे? ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ।
अब इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सारी बातें आप पढ़ चुके हैं और किसी भी लेवल के बुक से बना के देखिए आपसे क्वेश्चन बनेगा, चाहे आईआईटी का ही प्रॉब्लम क्यों ना हो आपसे क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसमें अब आप एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ लीजिए, ये इस चैप्टर से संबंधित नहीं है, ये पूरे केमिस्ट्री से संबंधित। अब हम कुछ आपको एक्स्ट्रा बात समझा रहे हैं जो लॉग से संबंधित है और आगे के कुछ चैप्टर से संबंधित है। उसमें सबसे पहला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको इंडिकेट किया जाता है अल्फा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है केमिस्ट्री में, हर जगह इसका चर्चा है और हमको लगता है कि आपके बैच में हम थोड़ा सा चर्चा इसका किए भी हैं, तो आपको पहले से पता भी होना चाहिए। इसको भी आप प्रैक्टिकली समझिए। जैसे PCl5 रिएक्शन करता है तो देता है PCl3 और Cl2। मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए PCl3 का कुछ अमाउंट तो आप लेंगे। मान लीजिए कि आपने 10 मोल लिया शुरू में, तो शुरू में ये होगा 0, ये होगा 0, क्योंकि हम T=0 की बात कर रहे हैं, अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं। जब आप इस रिएक्शन को छोड़ दिए होने के लिए कि ठीक है चलो भाई अब रिएक्शन हो, या आप टेम्परेचर देके वो कंडीशन प्रोवाइड किया ताकि ये रिएक्शन हो सके, तो ऐसी स्थिति में ये खर्च करना शुरू किया। मान लीजिए कि आप 25 डिग्री सी पर ये रिएक्शन करवा रहे थे, तो खर्च करना शुरू करेगा ना, तो देखिएगा कि कुछ देर के बाद रिएक्शन रुक गया। मतलब कुछ खर्च हुआ लेकिन रिएक्शन थोड़ी देर के बाद रुक गया। और उस समय आप चेक कीजिएगा तो हो सकता है कि इसका 4 मोल खर्च हुआ हो और ये अभी भी 6 मोल बचा हुआ है। 4 मोल खर्च हुआ तो ये भी 4 मोल बनेगा, ये भी कितना मोल बनेगा 4 मोल, और ये बचा हुआ कितना है 6 मोल। खर्च ये भी 4 मोल हुआ, ये हम चेंज नहीं लिखे हैं, हम ये फाइनल जो बचा हुआ है वो लिखे। अब बताइए कि आप लिए थे 10, खर्च कितना हुआ 4, खर्च हुआ 4, बचा कितना 6। तो ऐसी स्थिति में यहां से एक बात स्पष्ट है कि 25 डिग्री सी पर इसका पूर्ण डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। कुछ मात्रा में डिसोसिएट किया, बाद बाकी जैसे था वैसे ही रह गया। अब मान लीजिए कि हम टेम्परेचर को बढ़ा के 50 कर दिए, तब देखते हैं क्या है कि ये 8 खर्च कर दिया, अभी भी कितना बचा हुआ है 2 मोल, तो ये बनेगा 8, ये भी कितना बनेगा 8। अब मान लीजिए कि आप 100 डिग्री सी टेम्परेचर कर दिए, देखिए कंडीशन आप बदल रहे हैं, रिएक्शन होने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, या खर्च होने का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। आप 100 डिग्री सी कर दिए, ये पूरा का पूरा 10 कन्वर्ट करेगा किसमें PCl3 और Cl2 में। तो एक साधारण आदमी कुछ ऐसा सोचता है ना कि रिएक्शन है ये बदलेगा इसमें, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि कितना बदलेगा उसमें, टोटल बदलेगा या टोटल नहीं बदलेगा। तो जानिए टोटल बदलेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में या नहीं बदलेगा, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है और कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे NaCl पानी में डालोगे ना तो ये टूटता है Na+ में और Cl- में। इसका 1 मोल डालोगे पूरा का पूरा 1 मोल टूटेगा, 20 मोल डालोगे 20 मोल टूटेगा, 30 मोल डालोगे 30 मोल टूटेगा, जितना डालोगे सब का सब टूटेगा। ऐसा होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन चीज पूरा का पूरा टूटता है, कौन चीज पूरा का पूरा नहीं टूटता है, और उस थ्योरी का लाइन समझ में आना चाहिए जिसको समझ के हम ये समझ सकें कि कौन पूरा का पूरा टूटता है और कौन पूरा का पूरा नहीं टूटता है। इस सब की जानकारी हमको कौन देता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन से आप बच नहीं सकते, केमिकल रिएक्शन से संबंधित बातें आएंगी। केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर हमको ये पता होना ही चाहिए कि पूरा का पूरा खर्च हो रहा है या पूरा का पूरा खर्च नहीं हो रहा है, या कितना खर्च हो रहा है, ताकि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकें। इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हेडिंग आप डालिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant used for 1 mole of reactant taken for the reaction is called degree of
dissociation. It is denoted by अल्फा। ये बात हम आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आप आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से समझ सकें, पीएच वगैरह को अच्छे से समझ सकें। पीएच में लॉग का जबरदस्त काम है। हो सकता है कि आपको लॉग हम यहीं पर बता दें। पहले हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं। यदि लॉग बहुत ज्यादा रोकने लगेगा तब फिर हम लॉग का सारा मैथमेटिकल चीज बता देंगे ताकि हम उसका एप्लीकेशन सही तरह से कर सकें। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और अल्फा बराबर होता है number of moles of reactant used by total taken mole। आप लिख सकते थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन फॉर द रिएक्शन, लेकिन काफी लंबा चौड़ा लाइन हो जाएगा, शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड बाय टोटल टेकन मोल। आपको ये सब बात ज्यादा ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप एक रिएक्शन से समझिए तो बहुत आसान चीज है, बहुत भारी चीज नहीं है ये। और तो यह भी ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 1। अल्फा का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 0 से कम नहीं आएगा। कब क्या आएगा इस सब का चर्चा अभी हम करेंगे। अभी तक जो बातें यहां लिखी गई हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप एक रिएक्शन देखिए, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी, लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा, इसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। चेंज करें इसको। जैसे अभी जो आप रिएक्शन लिए थे आप उसी रिएक्शन को टारगेट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि PCl5 कन्वर्ट करता है PCl3 में प्लस Cl2 में। T बराबर 0 पर इसका आप 10 मोल लिए थे तो शुरू में ये कितना होगा 0 0। मान लीजिए कि आप इस रिएक्शन को होने के लिए 25 डिग्री सी पर छोड़ दिए और 2-4 घंटा छोड़ने के बाद आपने देखा कि रिएक्शन रुक गया। रुके हुए कंडीशन को जब हम चेक किए तो हमको पता चला कि ये 5 मोल खर्च हुआ है। तो ये 5 मोल खर्च हुआ है तो ये 5 मोल बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 और इसके 1 का निर्माण करता है, तो इसका 5 इसके 5 और इसके 5 का निर्माण करेगा। तो ये भी बनेगा 5 मोल और ये भी कितना बनेगा 5 मोल। बताइए तो टाइम T पर ये बचेगा कितना, 10 - 5 बराबर 5 मोल। ये 0 + 5 यानी 5 मोल और ये भी 0 + 5 यानी 5 मोल। अब आप एक बात बताइए, यूज्ड मोल से आप क्या समझते हैं? रिएक्टेंट का यूज्ड मोल का क्या मतलब? ये एक्टिव मोल है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। आप लिए थे कितना, खर्च कितना हुआ, जो खर्च हुआ उसी को हम यूज्ड मोल कहेंगे। तो यहां पर यूज्ड मोल कितना है 5, और आप इस रिएक्शन के लिए क्या 5 मोल लिए थे? लिए कितना थे 10, तो टेकन मोल कितना है 10। तो बताइए अल्फा क्या होगा? अल्फा हो जाएगा 5/10 यानी 0.5। ये अल्फा का वैल्यू 0.5 इस बात को सूचित करता है कि आधा आधी खर्च होगा। इसका नेचर ऐसा है कि आधा आधा खर्च करेगा। जैसे किसी आदमी को 100 रुपया दिए और आप कहिए कि जाओ तुम फ्री हो खर्च करने के लिए, जो खर्च कर सको करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट गया, वो 50 रुपया खर्च किया, वो उसका नेचर है कि 50 खर्च किया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 100 दीजिएगा पट से 100 खर्च करके चला आएगा। तो हर एक रिएक्टेंट के खर्च करने का जो नेचर होता है वो अलग होता है, वो उसके स्ट्रक्चर पर, उसके बॉन्ड पर, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो कोई पूरा का पूरा खर्च कर देगा। अब बताइए 10 लिए 10 खर्च होता तो यूज्ड मोल 10, टेकन मोल 10, 10/10 कितना 1 आ जाता। तो अल्फा का वैल्यू 1 कब आएगा? फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। जितना लिए उतना खर्च हुआ, 100 मोल लिए 100 खर्च हुआ, 100/100 1। 200 मोल लिए 200 खर्च हुआ फिर भी 1। ऐसा हो सकता है कि आप लिए 10 मोल खर्च हो गया 20 मोल?
ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अल्फा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। दूसरी बात, अल्फा का मान 0 से कम नहीं आएगा। आप लिए 10, खर्च हुआ ही नहीं, खर्च नहीं हुआ तो खर्च हो जाएगा 0, 0/10 कितना हो जाएगा 0। तो अल्फा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है। मिनिमम वैल्यू अल्फा का 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा का 1 होता है। अल्फा जब 1 हो तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, और अल्फा का वैल्यू 0 हुआ तो डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। आई बात समझ में? लिखिए यहां तक। कल से हम आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट करेंगे, और उसमें लॉग का बहुत जरूरत है। बिना लॉग के उसमें संभव नहीं है काम कर पाना। तो हो सकता है कि हमको 12th के बेसिक में नहीं, यहीं पर लॉग को बताना पड़े। तो लॉग हम यहीं पर बताएंगे। इसके लिए आपको लॉग टेबल भी हमको देना पड़ेगा। देखते हैं कैसे प्रोवाइड करते हैं उसको। ऐसा कोई अनाउंसमेंट होगा तो यहां से आके ले लीजिएगा लॉग टेबल। सर 12th का टेस्ट कब होगा? 12th के टेस्ट का एक कैलेंडर जारी है, आप देख लीजिए। उस पर डेट, चैप्टर सब लिखा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग रेगुलर टेस्ट चल रहा है। एक भी टेस्ट लेट नहीं हुआ है। हर एक टेस्ट का कॉपी भी सबको ऑलरेडी मिल चुका है। आप सोए रहिए। 6 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसके बाद होगा टेस्ट। एक तो मेरा दिमाग ऐसे ओल बोल चल रहा है आजकल, ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहुत परेशान करते हैं। जबकि 12th वालों का कोई दिक्कत नहीं है, 12th वालों का सिलेबस खत्म है, क्रैश कोर्स खत्म है। अभी तक इनको यही नहीं पता है कि टेस्ट कब होगा, जबकि रेगुलर टेस्ट चल रहा है। 3 टेस्ट हो भी चुका है। 8 को है अगला टेस्ट। आप टेस्ट दे सकते हैं 9 से 10 में, या 1 से 2 में, या 4 से 5 में। नहीं, 4 से 5 नहीं। हिंदी मीडियम है तब आपको ये 2 में से किसी एक टाइम में देना है, इंग्लिश मीडियम है तो इसमें देना है। और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पर जाइए, वहां पर टेस्ट फिक्स नहीं है कि कब होगा। कल तीसरा यूनिट का टेस्ट रात में हुआ था 8 बजे, हो सकता है कि आज चौथा यूनिट का हो, क्योंकि वो क्वेश्चन कितना अवेलेबल हो पाया है, टाइम से हुआ है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। क्या हो गया लिखा हुआ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितना होगा? 1। और 1 का मतलब हुआ फॉर 100% डिसोसिएशन, और फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा 0 और 0% डिसोसिएशन। और 0% डिसोसिएशन का मतलब रिएक्टेंट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ रिएक्शन में, हुआ ही नहीं रिएक्शन, जैसे था जैसे डाले वैसे ही रह गया। तो इन सभी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। लिख लीजिए तो इसको, सम इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं, फॉर्मूला ऑफ लॉग। ये आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन एक बार लिख लीजिए थोड़ा तेजी में। बस यहीं पर हम इसको लास्ट करेंगे।
लॉग m बाय n का क्या फॉर्मूला होता है? लॉग m माइनस लॉग n। जैसे लॉग 5/10, लॉग 5/10 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 5 माइनस लॉग 10। दूसरा, लॉग m इंटू n का क्या फॉर्मूला होता है? लॉग m प्लस लॉग n। जैसे log 5 गुना 10 को लिख सकते हैं log 5 प्लस log 10। तीसरा, log m टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? n log m। जैसे log 10 टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 log 10। चौथा, log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। पांचवा, log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। छठा, एक टर्म होता है ln। log दो तरह का होता है, एक होता है log बेस 10 और एक होता है log बेस e, जहां पर e एक्सपोनेंशियल टर्म है। ln e का वैल्यू 1 होता है, ये लिख लेंगे। सातवां, ये e जो है ना एक्सपोनेंशियल टर्म है, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल, अब हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। ln x, यहां पर x कोई संख्या है और ln सिंबल, इस ln को आप log में बदल सकते हैं, इसके लिए आपको 2.303 से गुना करना पड़ता है। यानी हम ln x को ही log x लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये काम हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारा इक्वेशन ln पर सॉल्व होता है केमिस्ट्री में, लेकिन ln के द्वारा डिराइव होता है, सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व आप करेंगे तो आपको हर हाल में किस पर जाना पड़ेगा? लॉग पर। तो ln को लॉग में बदलना पड़ता है बाद में, तो अभी उतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, जब हम इसको बदलेंगे और उस पर काम करेंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा ये। तो आप ये 5-7 फॉर्मूला याद रखिएगा, इसकी जरूरत तब पड़ेगी अगला चैप्टर से। कल से हमारा टॉपिक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी में आप पीएच के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्या हो गया क्या? चलिए अब एक सूचना सुनिए तो सभी लोग, और आपको इसका तो एहसास हो ही गया होगा कि क्या बोलने वाले हैं हम। टाइमिंग को लेकर आप लोगों का बहुत भयानक वाला प्रॉब्लम हुआ है और इसके हम दोषी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मजबूर हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। 12th का क्लास ये तो तय है कि 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक टाइम क्लियर नहीं हुआ है कि टाइमिंग क्या रहेगा। इसमें समस्या ये आ रही है कि फाइनल ज्वाइनिंग जो है मेरा, वो 18 तारीख के रात में बताएगा कि कहाँ देगा। इसके अकॉर्डिंग हमको ये चेक करना है कि हम ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे। यदि ज्वाइन नहीं किए तो टाइम अलग रहेगा, और यदि ज्वाइन कर लिए तो टाइम अलग रहेगा। बहुत ज्यादा संभावना बन रही है कि हम ज्वाइन नहीं शायद करें या रिजाइन कर दें, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हम इस सिस्टम में। सुबह में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठा के रखता है, कोई काम है नहीं बिना मतलब का, और इतना टाइट व्यवस्था है कि क्या ही बोले। छुट्टी नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। मकर संक्रांति में छुट्टी नहीं, 1 जनवरी को छुट्टी नहीं, होली में 1 दिन का छुट्टी, पता चलेगा मुंह लाल रंग लगले पहुंच गए स्कूल। तो अजीब अजीब पागलपन है, अजीब पागलपन चल रहा है, और इस सिस्टम में सरवाइव करना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन नौकरी है, वो भी सरकारी, वो भी जनरल कैटेगरी में मेल होने के बाद नौकरी लेना बहुत बड़ी बात होती है, जल्दी लोगों को नहीं मिलता है। इतना रिजर्वेशन चलता है कि छोड़ने में बन नहीं रहा है। और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे करीबी हैं, एक भी आदमी ये कहता ही नहीं कि आप नौकरी छोड़िए। तो हम बहुत उधेड़बुन में पड़े हुए हैं, और इसी वजह से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम अभी तक नहीं ले पा रहे। जीवन में पहली बार इतना डिस्टर्ब हुए कि हम बता नहीं सकते। इतना तो हम सही में कभी डिस्टर्ब नहीं हुए थे। मेंटली एकदम टॉर्चर हम हो चुके हैं।
तो आप लोगों से बस थोड़ा सा हम नम्र निवेदन ही कर सकते हैं, आदेश तो नहीं दे सकते क्योंकि इस जगह पर मेरा फॉल्ट है। हम क्या बोले, हमको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, या सच पूछे तो बोलने के लायक ही नहीं है हम इस मामले में, क्योंकि आपका बैच बराबर डिस्टर्ब होते रहा है। इस पूरा साल ही पता नहीं क्या हुआ है, आपका बैच डिस्टर्ब रहा है इंग्लिश मीडियम का। लेकिन इस चीज को कोशिश है कि सुधार लिया जाएगा और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्वाइन करेंगे तब तो आपका टाइमिंग का क्या रहेगा नहीं रहेगा हमको नहीं पता है। यदि ज्वाइन नहीं किए तो आपका टाइमिंग मॉर्निंग में 7 से 8 रहने की संभावना है। ज्वाइन नहीं करेंगे तो 6 से 7 रहेगा हिंदी मीडियम का, 8 से 9 रहेगा हिंदी मीडियम का 12th का, और बीच में आपका रहेगा इंग्लिश मीडियम का। तो इसके बाद तो फिर टाइम इधर उधर होने का कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अभी जो आपका बैच डिस्टर्ब चल रहा है 8 से 9 चल रहा है, हमारे पास मजबूरी यह है कि 8 से 9 के अलावा दूसरा कोई टाइम है ही नहीं मेरे पास, और हम आपके पढ़ाई को बीच में रोक भी नहीं सकते हैं। यदि रोक देंगे तो बताए, 7 से 8 में हिंदी मीडियम का बैच रहता है। एक बार बात करते हैं, यही दिक्कत है ना कि बार बार जो टाइम चेंज हो रहा है तो सब परेशान है कि क्या चल रहा है। तो इसकी संभावना थोड़ी कम बन रही है। आप एक काम कीजिए ना, हम आपको रोज हर दिन नहीं कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कर लीजिए क्लास, मजबूरी में आप ऑनलाइन कर रहे हैं। और संडे संडे हम यहाँ पर हैं अभी, जैसे मान लीजिए कि यदि सप्ताह भर में आपको दिक्कत हुई तो आप हमसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, या आपका कोई क्वेश्चन होगा तो डिस्कस कर लीजिए। आज भर दिन हम आपको टाइम दे सकते हैं, संडे को हम पूरा फ्री हैं। लेकिन अभी हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 फरवरी तक जैसे हम ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास, आप कभी भी ऑनलाइन कर लीजिए। और यदि आपको पूछताछ करनी हो, यदि आप संडे को नहीं आके ऐसे ही पूछना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर लीजिए, नंबर आपके पास है ही। ये नंबर है। हम 5 बजे स्कूल से फ्री हो जाते हैं और 5:10 तक हम यहीं रहते हैं। हर दिन हम यहाँ आ रहे हैं 5:10 में, लेकिन शाम हो जाती है। तो आप यदि अगल बगल से हैं तो 5:10 में कोचिंग पर आके पूछ लीजिए, और नहीं तो यदि आप मॉर्निंग में आना चाहते हैं तो आप या तो एग्जैक्ट 7 बजे आ जाइए या फिर एग्जैक्ट 8 बजे आ जाइए। 7:07 तक हम फ्री रहते हैं, 8:08 तक फ्री रहते हैं। तो इस 10 मिनट में यदि आपका समस्या का समाधान होगा तो हम कर देंगे। फिर हम 9 बजे के बीच में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 9 बजे मेरा स्कूल रहता है और 8 से 9 हम यही क्लास लेते रहते हैं। हर दिन हमको स्कूल जाने में 10 मिनट 5 मिनट लेट हो रहा है। कोनो दिन आएगा इसे ही वो सस्पेंड कर देगा, वो बढ़िया होगा। तो सही में मतलब थोड़ा सा मतलब मेंटली आप हमको बस समझने का प्रयास कीजिए कि हमारी परेशानी क्या है। यदि आपको लगता होगा कि हम गलती कर रहे हैं बार बार बैच चेंज करके, टाइम चेंज करके, तो एक्चुअल में हम इतना ना मजबूर हैं कि क्या करें, यही समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए देखिए अभी यूट्यूब पर पूरा का पूरा वीडियो पब्लिक जा रहा है, जबकि आप याद कीजिए ऐप पर से सबको हटा दिया गया था। फिर भी आज क्यों मजबूरी आ गया कि हमको यूट्यूब पर जाना पड़ा? इसलिए मजबूरी आ गया क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात और, एक फाइनल बात और, यदि हमको लगेगा ना कि हम आपको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे 12th में, क्योंकि हमारे पास टाइम की स्कर्सिटी है, इतना बैच को स्कूल ज्वाइन करने के बावजूद हम कैसे लेंगे, तो टाइम रहते हम आपको बता देंगे कि आपका बैच बंद हो गया है। टेंशन मत लीजिए। यदि जिम्मेदारी लेंगे तो जान देके भी पढ़ाएंगे। और सबसे अच्छा बात यह है कि सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो यदि जिम्मेदारी लिए तो पढ़ाएंगे, चाहे जैसे हो, चाहे हमको रिजाइन क्यों ना करना पड़े। और यदि हमको लगेगा कि नहीं हम स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं और हमको उसमें कंटिन्यू रखना है और उसमें आपके पढ़ाई में यदि बाधा उत्पन्न होती है तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपको ठगेंगे नहीं। आपको टाइम पर बता दिया जाएगा कि आपको कि आप दूसरे जगह ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो फिर ऑनलाइन सिस्टम में जाना चाहते हैं तब आप ऑनलाइन में जाइए। ये ऑप्शनल चीज है, इस पर आप ज्यादा फोकस मत कीजिए। कहीं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर कहीं और ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जानकारी आपको समय रहते बता दी जाएगी, और इसकी जानकारी आपको 25 से लेकर 1 फरवरी के बीच में ऑनलाइन हम दे देंगे। ऑफलाइन भी जो लोग आएंगे उनको बता देंगे। एक स्पेशल वीडियो इसके रिगार्डिंग दिया जाएगा। रिजाइन करेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है और यही नोटिस भी। या तो अगले क्लास से क्लास में आइए 8 से 9 में, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए। ऑनलाइन तो कभी भी रहता है, पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास वाला भी रहता है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी बाद में पब्लिक कर दिया जाता है, तो आप देख लीजिए। और कहीं दिक्कत होती है तो आप आके बात कीजिए, लेकिन टेंशन मत लीजिए। बस आप समझने का बस प्रयास कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट। आइए अगला दिन नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। और एक काम कीजिएगा,
आयनिक इक्विलिब्रियम यदि समझना है तो पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम को, क्योंकि पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम समझा उसी को आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगा, उसके बाद गैसियस स्टेट।